रामेश्वर जी हमारे पास पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर रामेश्वर जी का हुआ, जोरदार तालियां। आन बान शान डॉक्टर रामेश्वर जी, उनके साथ बैठे हुए एसएचओ साहब बनी, सरपंच गद्दी सुशील जी, सरपंच चांदल रोशन जी और युवा नेता संदरून से अजीत जी, और बाकी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। और आए हुए यहाँ जितने भी बुजुर्ग, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि हमारी कोटी में डॉक्टर रामेश्वर जी जीतने के बाद आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। जो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। इससे पहले सर इलेक्शनें थी, मैं अपोजिशन में था, लेकिन सर इलेक्शनें गई तो अब आप हमारे भी एमएलए हैं, हमारी डिमांड्स होंगी, हमारे गांव की डिमांड्स होंगी सर, उनको आपने भरपूर पूरा करना और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन चीजों को जरूर पूरा भी करेंगे। सर यहाँ हमारे ये नन्हे बने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं सर, काफी देर से सर, बहुत बार आपने हाई स्कूल की अप्रोच करी, यहाँ से कठुआ में कई बार आपने इनके प्रोजेक्ट, कई बार यहाँ से इनकी वो फिजिबिलिटी बनवा के सेक्रेटरीट में भी जमा करवाई, कठुआ में भी जमा करवाई, लेकिन सर इस पे कोई भी अमल नहीं हुआ। ये जो हमारे स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए हमारे मास्टर लालचंद जी हुआ करते थे, ये उनकी देन है कि आज हमारा स्कूल प्राइमरी से मेडल हुआ था, यूपीएस 40 हुआ, तो उसके बाद सर ने किसी भी हमारे स्कूल की ओर नहीं देखा और आज आए हैं सर। इन बच्चों के लिए सर एक गिफ्ट है तो मुश्किल चीज, लेकिन सर इस चीज को आपने आसान बनाना है और हमारे बच्चों के लिए एक हाई स्कूल होना चाहिए। और इसके साथ साथ सर हाई स्कूल के साथ हमारे बच्चों की तादाद भाई मुझे लगता है कि स्कूल में एनरोल 137 से प्लस है सर, और सिर्फ 2 टीचर और 1 पीटी मास्टर, 3 टीचर और 1 पीटी मास्टर, 4 हुए हैं सर, तो इससे हमारा स्कूल का स्टाफ नहीं चल रहा है। इससे बच्चों को बड़ी दिक्कतें आ रही है सर। बच्चे क्या करेंगे सर, पढ़ेंगे कब, करेंगे क्या सर, इसके लिए जैसे भी अरेंज हो सकता है सर, और मुझे लगता भी है कि आपने अरेंज भी कर दिया टीचर्स, लेकिन सर उन टीचर्स को जल्द जितना भी पॉसिबल होगा सर उनको प्लीज उनको भेज दीजिए ताकि हमारे बच्चों का ये इनकी एजुकेशन का वो चल पड़े सर। उसके बाद सर यहाँ एक छोटा सा ये हमारे स्टोर की बिल्डिंग है, तो ये हमारे बुजुर्ग आदमी और हम लोगों को सबकी जरूरत है राशन की, तो सबकी जरूरत है सर, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें रिपेयर के लिए अगर सर छोटा सा हो जाए तो 2-3 लाख 4 लग जाए तो सर इसमें हमारा काम निकल जाएगा। तो ये स्टोर की बिल्डिंग का बहुत खास हालत है, हमें राशन जो ये सड़क जहाँ आपकी गाड़ियां लगी है सर, यहाँ रास्ते में डाल के राशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा असर ये भी आपको करना होगा सर। इसके बाद सर हमारा नौजवान बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, तकरीबन मुझे लगता है कि कोटी के अंदर हर घर के अंदर MA BEd एक जरूर निकलेगा सर, लेकिन सर उनके लिए रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। इसके लिए सर अगर हो सके तो यहाँ हमारे द्रविड़ में ऊपर यहाँ सर हम टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है सर, आपने देखी भी है सर, कई बार आप यहाँ आए हैं, तो उसके लिए सर अगर टूरिज्म में आपके लाए आप इसको, हो सकता है कि एक स्टेडियम का, कि मुझे यह है कि आपने हमारा स्टेडियम का भी काम करवा दिया है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए डॉक्टर रामेश्वर जी के लिए। कि मुझे लगता है कि हमने इतना सुना है और मैंने देखा भी है ये चीज के हमारा स्टेडियम का काम जो है ये ऑलमोस्ट हो चुका, थोड़ा सा बचा है, ये करवा के रखेंगे उसको भी, और उसके साथ साथ टूरिज्म के सर 1 या 2 क्वार्टर द्रविड़ में हो जाए तो सर ये बहुत जरूरी है। और साथ साथ में सर लास्ट टाइम में इसमें हमने भी टूर्नामेंट भी आए थे, अब तो हमने पानी का वादा किया था, थोड़ा पाइप हमने भी मानी थी, लेकिन सर नहीं, ऐसे हालात बनते गए कि ना आपको टाइम मिला ना हमें टाइम मिला, लेकिन सर इस बार उस पानी को भी हमने वहां पे पहुंचाना है। बाकी सारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो हो चुका है, लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि आपका जो रोड है, मुझे लगता है कि रिंग रोड कहीं से तो ये आपका रोड बहुत दूर तक जाएगा। ये डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे कि आपका रोड कहाँ से कहाँ के लिए सैंक्शन होगा, और मुझे लगता है कि आपके लिए खुशखबरी है कि डॉक्टर साहब आज आपके बीच आए हैं, आज सिर्फ आए नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। और दूसरा सब सेंटर की बिल्डिंग, हमारा सब सेंटर है, तो इसकी भी बिल्डिंग बाकी जितने भी बाकी पंचायतों में जो हमारी सरकारी बिल्डिंगें बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग पे भी काम होने वाला है जल्द से जल्द। और ये सारी बातें जो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, मैं से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब आप आए हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। और सर जो भी ये डिमांड्स रखी है, बाकी और भी साथी होंगे ये भी डिमांड्स रखेंगे सर, लेकिन सर इन पे आपने गौर फरमाना है। बाकी सर जय हिंद जय भारत।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा साझा करें। जीवन ठाकुर जी। थैंक यू प्रीतम जी, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री रामेश्वर जी और इनके साथ आए हुए तमाम मेहमान, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कोटी की धरती पे। और मैं आपको आज अपने गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि कुछ बता दी गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको तफसीलन बता दूं। तो पहली प्रॉब्लम पहले संजय जी ने भी बता दी, इसके बाद प्रवेश जी ने भी बता दी कि हाई स्कूल की डिमांड जो है ये काफी अरसों से चल रही है। मुझे लगता है कि 1952-53 का ये स्कूल है, 65 का है, माफी चाहूंगा। लेकिन हाई स्कूल की प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पे काफी स्लाइडिंग एरियाज होते हैं। जब बारिश होती है या सर्दी का मौसम होता है तो बच्चे ट्रैवल करने में उनको काफी दिक्कत होती है। तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ये भी पहले जिक्र हो चुका है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन जो सही चीजें हैं उन पे गौर करें। उसके बाद बैड कंडीशन ऑफ रोड, जो रोड नीचे से आता है, ये जिस रोड पे आप चल के आए, आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे ब्रेस्ट वाल जहाँ लगनी चाहिए थे वहां है ही नहीं, यहाँ पे लगी हुई है वो पहले ऑलरेडी नाले में चली गई है। तो अजीज जी, मेरी स्पेशली आपसे रहेगी कि आप ही समझो कि हमारे एमएलए हो कि ये जेई को फोन करें कि इनको ठीक करवा दें। ये आगे यहाँ पे झरना है, इसके पास भी देखो, आगे जावेद के आगे जो नाला है वहां पे भी ऐसी हालत है। रोड की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा की बात हो गई, तो उसके बाद हमारी हेल्थ के रिलेटेड अभी डिस्पेंसरी की बात हुई, उसमें भी जो मैडम है, मैं रामेश्वर जी से कहूंगा कि उनको कहना है कि एटलीस्ट महीने का एक हफ्ता तो आओ। कभी कभार आते हैं, जैसे होता है कोई सैर करने जा रहा है, कभी इंजेक्शन लगवाना, तभी एक बार पहले भी आप जब यहाँ पे चिड़ियार में हुआ करते थे तो आपने इंस्पेक्शन की थी, उस टाइम पे भी मैंने आपको कॉल किया था। तो सेम वही चीजें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा रामेश्वर जी से कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हेल्थ तभी ठीक रहेगी अगर हम स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आप पहले भी यहाँ पे वाकिफ हैं अच्छे तरीके से, तो आप मेहरबानी करके स्पोर्ट्स स्टेडियम का हमें यहाँ पे प्रबंध करवा दें। उसके बाद हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जनाब, खासकर एक बार मैंने सीडीपीओ को भी टुकुन को फोन किया था, तो वो बोलती हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कच्चा राशन बेचते नहीं, माफी चाहूंगा, दे जाते हैं, कभी महीने बाद आए, कभी 2 महीने बाद आए, कभी 4 महीने बाद। तो अगर इन्होंने नौकरी करनी है तो सही ढंग से करें, नहीं करनी है छोड़ दें। हमारी बच्चियां काफी पढ़ी लिखी हैं, माएँ बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो जमाना तो रहा नहीं। वार्ड नंबर 1 में भी उन्होंने क्या किया, प्राइवेट हायर किया है, बंदा के पास ट्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी शक्ल आज तक मैंने नहीं देखी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इन चीजों पे ध्यान दें, ये सिस्टम आपने ठीक करना है। और उसके बाद पाइपलाइन का जो सर ऊपर जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं, संजय सर ने भी वहां पे जिक्र किया है अभी कि वहां पे मेहरबानी करके अगर हो जाता है आप जेई को डायरेक्शन दे सकते हो कि वहाँ हम भी उनके साथ चलेंगे, काम करेंगे। मैं तो फ्री करूंगा, बाकियों का कोई पता नहीं कि जब तक वहां पे अगर पाइपलाइन लग जाती है तो हम मवेशी पानी पीते हैं। ऐसे भी आपको पता है कि टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही बढ़िया एरिया है हमारा वहाँ पे। तो उसके बाद एक रोड है सर, उसकी काफी डिमांड है कि चनैना टू कचनाला तक है बया बागमाली, अगर सर वो कर दे तो फिर तो सोने पे सुहागा है। और लास्ट में यूथ को आपसे काफी अपेक्षा थी कि पहाड़ी स्टेटस को लेके हम भी परेशान हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके, क्योंकि ये ना हो कि हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, तो अगर वो मिल जाए तो शायद एक आधा चांस हमें भी तो मिल जाएगा। कहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ना होता था, अब सीधा यूटी लेवल पे लड़ा रहे हैं। एक अभी बात की थी संजय सर ने कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो है वो उनकी तादाद ज्यादा हो रही है। मैं ही बता दूं, मेरे दादू के आगे 15 बंदे ऐसे हैं जो घर में वेले बैठे हैं, कोई पीजी करके, एमसीए करके, एक है सूरम भाई लगे हैं सिर्फ टीचर, बाकी कोई नहीं। मैं चाहूंगा कि यूथ के लिए खासकर पहाड़ी स्टेटस को लेके मेरी ये डिमांड रहेगी आपसे कि आवाज उठाएं, मिलके लड़ेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि मिलके लड़ेंगे, लेकिन पहाड़ी स्टेटस उस पे आप कायम रहें और इस पे आवाज उठाएं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा,
आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और गांव के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज आपका अच्छे तरीके से स्वागत किया। धन्यवाद। MLA साहब बनी, मैं ज़्यादा वक्त ना लेना चाहता हूँ क्योंकि सबसे यहाँ सर बहुत कमियाँ हमारी पंचायत में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पहले PMI केस आए थे पिछले साल, उसकी आज तक सबसे गंदा डिपार्टमेंट मैंने ये देखा, ये जो वीडियो डिपार्टमेंट है। यहाँ एक GRS सर हमारे लगाया है कोटी जिंदार पंचायत में, आज सर वो 4-5 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है। आज उसका बैंक बैलेंस चेक करें, आज उसके नीचे गाड़ियाँ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1.5 लाख रुपए मकान के वास्ते आया था, आज सर 20-20 हज़ार रुपये यहाँ हमने दिया। और बहरहाल आप अगर एल टाइम मकान नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आपको ये दूसरी किस्त नहीं पड़ेगी। सर मैंने भी 12,000 रुपये लिया था उसने, और बोला जी एल टाइम मकान नहीं है आपका, और मेरा नरेगा का पैसा आज तक सर नहीं पड़ा। वो यहाँ से क्लियरेंस उस मकान की मेरी दे दी है। वो नरेगा का पैसा जब मैंने चेक करवाया तो वो यहाँ पे चिंडार में वो इंतजार वगैरह और वहाँ की औरतें उसकी अपनी घर की फैमिलियाँ भरी है। यहाँ पे वो कोई शकस नहीं होगा सर जिसने 15 या 20 हज़ार रुपये नहीं दिया। फिर पिछले साल यहाँ एक लैंड स्लाइडिंग हो जाती मेरे खेत की, तो एक दिन मिस्त्रियों ने लगाया। वहाँ पे क्या हुआ यानी कि वहाँ पे मेरे बच्चे भी लगे, औरत भी लगी, तो मेरे खाते में सर 1200 रुपये डलवाया। उस 1200 से क्या हुआ यानी कि 200 रुपये में मेरे को आने जाने का किराया हो गया, 1000 रुपये उसी को शख्स को मैंने निकाल दिया। अब ये सर देखो एक मकान के लिए यहाँ पैसे आ चुके हैं, अब उसी मकान के लिए 4-4 केस यानी कि उसी मकान के लिए पड़े हैं, जियो टैग दोबारा हो रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ MLA साहब से, यानी कि यहाँ वेरिफिकेशन एक वीडियो तहसीलदार यहाँ पूरे गांव में वेरिफिकेशन हो, जो पहले केस दिए हैं हमारे उनमें वेरिफिकेशन हो। किसी ने मकान नहीं सर बनाया है, किसी ने प्लास्टर नहीं करवाया। आज एक मकान है उसने 1.5 लाख रुपया ले चुका है पैसे दे के, आज उसी की दोबारा जियो टैगिंग हो रही है। अब दूसरे बच्चे को भी उसी को जियो टैग कर रहे हैं, उसी को केस दे रहे हैं। इस पे सर बहुत ये दें, मेरी ज़्यादा ये वो नहीं है तो और ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ। और ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होती है। मंच पे बराजमान MLA साहब डॉक्टर हमेश्वर सिंह ठाकुर जी और उनके साथ आए हुए पंचेस सरपंचेस और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे जो भी मसले थे सब लोगों ने तुम्हारे सामने रूबरू कर दिए। अब कुछ मसले मैं भी रूबरू करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब मेरी तरफ थोड़ी 5 मिनट के लिए ध्यान दें। पहला मसला हमारा एजुकेशन का मसला। सर हमारी एजुकेशन सर बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। हमारे बच्चे यहाँ से बने जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे दोले जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे चिंडियार में जा रहे हैं। सर इन चीजों पर आपको सबसे पहले जोर देना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे दरबदर ना हो। हमारी कमाई का क्या फायदा है, हम क्यों कमा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अगर हमारे बच्चे बाद में नैला बैठा दाला बनेंगे तो कोई फायदा नहीं है सर। रही दूसरी बात सर, दूसरा हमारा एक स्टोर है यहाँ ऊपर, आप यहाँ से शायद आपको नजर नहीं आएगा, शायद मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा वो, क्योंकि आपने 9 साल हमारे इन गलियों में गुजारे हैं। लिहाजा बात इस तरीके से है कि सर उस स्टोर पर भी हमारा ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग जो हैं वो राशन बड़ी आसानी से वहां से ले सके। उसके बाद सर हमारा मसला जो है, हमारा जो रोड बना है सर, ये बैकंड से लेकर दौला माता तक जगह जगह सर देखो स्लाइड आई है, जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं है। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है MLA जी से कि हमारे रोड पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। उसके बाद सर हमारी समस्या है कि हमारे जो लाइनमैन आते हैं सर इधर, वो लाइनमैन नहीं है, मुझे लगता है हमारे DC बन के आते हैं सर इधर। कभी भी कोई भी हमारा जो भी लाइनमैन है कभी भी हमारे यहाँ बिल देने नहीं आया। किसी को कुछ पता नहीं है मेरा कितना बिल है, किसी को कुछ पता नहीं है मेरे कितने महीने का बिल है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यह अंधेरा छाया हुआ है। अगर उनसे कोई बात की जाए, उनसे कुछ पूछा जाए तो बोलते हैं जो करना सो कर लो। इसलिए मैं MLA जी के जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि हमारी बिजली और हमारे खंभों पर भी ध्यान दिया जाए।
अच्छा, इसके बाद हमारी समस्या है सर, ये जो हमारा रोड है, बार बार रोड की समस्या आती है, हमें चंडियार से घूम कर आना पड़ता है सर, वो दूर पड़ता है, हमारा खर्चा होता है, तेल लगता है, ऐसा हमारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। बेहतर रहेगा सर, हमारे बड़े सारे लोगों की डिमांड है कि हमारा चनैना टू कोटी तक ये रोड जो है सर लिंक रोड पहुंचाया जाए, जिस पर डॉक्टर साहब आप ध्यान दोगे और मुझे पक्की उम्मीद है कि आप इस पर जरूर गौर करोगे। यहाँ पर आए हुए बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी, इनके साथ बैठे हुए हमारे एसपी साहब, सरपंच चांदल, हमारे कुजूम भट्ट जी, इनके साथ बैठे हुए हमारे आज़ाद जी, बाकी जितने भी यहाँ पर कोटी के आए हुए हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं और हमारे बलवंत जी हैं, उसके साथ साथ 3-4 शेर सिंह थे हमारे लड़के, जो इन सिलेक्शन में बहुत काफ़ी सहयोग दिया है। सबसे पहले आपको बताऊं तो आपका हम शुक्रिया अदा करने आए हैं साथ में कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया और हमारे डॉक्टर जी को आपने कामयाब करवाया है। ये कामयाबी इनकी है, आप लोगों की कामयाबी है कि आपके बीच में बैठे हुए हैं। यही हमारी एक डिमांड थी कि हम एक ऐसा नेता लाएंगे जो कि आपकी बातों को सुन सके और आपकी बातें रखें। आज असेंबली के अंदर, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर आपने देखा होगा कि बनी का एमएलए जो है पूरी स्टेट के अंदर कितने मुद्दे उठाए हैं, कभी देखिए इतने भाई। मैं तो सही यही कहना चाहता हूं, मैंने ये सोच लिया है कि जिंदगी में जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रोविंस के अंदर बीजेपी को वोट देना फायदा कोई नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट का दो, लेकिन स्टेट का वोट देने का फायदा कोई नहीं है। आज देखते हैं 28 एमएलए जीते हुए हैं जम्मू के अंदर, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता बोलने का। लेकिन हमारे अपोजिशन के आजाद एमएलए जो जीते हुए हैं, उनको हर मुद्दे पे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आजाद है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। जो पार्टी के गुलाम होते हैं उनको जैसा आदेश ऊपर से आएगा वही बोलेगा। लेकिन एमएलए साहब ने आज देखा सीएम के साथ बैठे होते हैं, सीएम साथ इनके साथ चलते हैं, सीएम के साथ चलते हैं। हमें किसी बात की हमें फक्र होता है कि हमारा एमएलए जो है, हमने जो वोट दिया सही नेता चुना है, जो कि सरकार में बैठा हुआ है और हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा, आपने एजुकेशन की बात की, तो इसके बारे में हम डॉक्टर और मैं 3-4 दिन पहले बैठे, 3-4 हम बैठे हुए थे। इस पे हमने पूरा मिशन तैयार कर लिया है। सिर्फ 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के अंदर अंदर आपका स्टाफ जो है ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक और बात की है, ये लड़का बोल रहा था नरेगा का कहीं जीएस कर रहा है, बोल रहा, ये आप लोगों की अनपढ़ता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके मोबाइल पे गूगल पे सर्च करो, आपके वेबसाइट चेक कर लो, क्या कहां से कितने पैसे निकले हैं, पीएमएवाई में किसको पैसे मिले हैं, मनरेगा क्यों नहीं मिले हैं। अगर किसी को शक होगा मेरे पास आना, मैं आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा। अगर किसी को नरेगा के पैसे नहीं मिले हुआ है, मेरे पास एक और शिकायत आई थी, कुट्टी की शिकायत आई थी, मैंने उस बंदे की पूरी वो पीएमएवाई की जो पीएमएवाई का जो पैसे मिलते हैं 1.5 लाख रुपया, उसमें मिलता है 1,30,000 रुपया, जो 20,000 होता है नरेगा में होता है, हुआ है। मैंने उसको पकड़ा जी, उसको बोला यार इसके खाते में 20,000 क्यों डाला आपने, फिर मैं कहीं से डाल दूंगा। मैं चल तूने जब किसी खाते में डाल दिया, लेकिन कम से कम किसी काम के खाते में डाल, लेकिन इसके पैसे पूरे कर किए, पूरे करते हैं, ये आपने सही कहा है। लेकिन बात यह है कि आप लोग, आपके पीएमएवाई के मकान अगर डिजर्व करता है, इंसान डिजर्व करता है, तो उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, अगर आपको शक है आप रेजोल्यूशन डालें, एक किसी बेंच के साथ बैठ के रेजोल्यूशन डालें, उसका पूरे लोग साइन करें, आपको जीएस अगर अच्छा नहीं है इसको उठा देंगे, यहाँ से नौकरी जा सकती है। इसकी जीएस की नौकरी जो है एक टेम्परेरी लगी हुई नौकरी है। अगर आप लोगों का अच्छा काम नहीं करता है तो रेजोल्यूशन डाल के लोगों 10-20-50 बंदों को साइन करो तो नौकरी से जा सकता है। एलिगेशन की बात करते हैं आप, हम चाहते हैं किसकी नौकरी जाए, लेकिन उसको उठा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से, अगर गंदा डाला हुआ उसमें। उसके साथ साथ आपने कहा अगर रोड की बात की है, 31 मार्च को जो पीएमजीएसवाई का रोड जो बना हुआ है बैकन से लेकर आपका दौला तक, इसका 31 मार्च को टेंडर जो था वो खत्म हो चुका है। अब नए से टेंडर लगेगा, जैसे कि 2-5-10 दिन के अंदर टेंडर लगेगा इसमें, और महीने के अंदर खुल जाएगा। जो भी नया ठेकेदार आएगा पस्सियों उठाने वाला, क्योंकि जिसका रोड बना लिया है, लेकिन जब पस्सियों का टेंडर होगा इसका अलग से टेंडर होगा, इसका ठेकेदार अलग आएगा। जब उस टेंडर को जिसके नाम पे होगा उसको बोल के, अब याद रखना, बोल के उसको ये पूरा का रोड, जितने रोड जो हमारे 8 रोड जो बने हैं बड़ी इस एरिया में, ये पूरी की पस्सियां उठाने का उसी का टेंडर होगा। इसके साथ साथ आपने और एक बात कही है कि हमारे ये रोड जो है, ये यहाँ से लेकर बग्गे से लेकर या किसी से लेकर
हमने इस पे प्रपोजल जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। जितने भी जो हमारे गांव जो है जहां पर 250 पॉपुलेशन के गांव जो है उसकी बाजाबता जियो टैग हुई। आपको पता होगा कि कई लोगों को पता होगा, कई गाँव में जो हमारे जितने भी जेई जो है ए है वो उस गाँव में गए हैं। जिस गाँव में 250 पॉपुलेशन जो है उस गाँव की जियो टैग हुई है, उसी पे सर्वे होगा। उसके साथ साथ से मैं एमएलए साहब को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो रोड बने हैं, लोगों की जमीनें गई हैं, लेकिन रोड कब शुरू है? 2015-16 में शुरू हुआ रोड। 15 में सेक्शन हो गए थे, लेकिन 15 में सेक्शन हुए हैं, लेकिन यूटी बनी है 2019 में। तो हम चाहते हैं कि 2014 के 19 के पहले जो रोड सेक्शन हुए हैं, जो काम चले हैं, उनका जो लैंड का जो पैसा मिलता, क्लेम मिलता, वो लोगों को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इशू है। अगर इसमें सरकार नहीं कर सकती है तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा रहा ये स्टोर की बात कर रहे हैं एमएलए साहब के, ये आपकी पहले आप कितना पैसा हमने लैप्स करवाया पंचायत में, मैं भी सरपंच था, पैसा लैप्स 1480 का पैसा लैप्स हुआ है। हमने लोगों ने ये गलती की है, अगर 40 का कमीशन में पैसा रखा होता नहीं हो जाता कि टैक्स में पैसा भी हमारे पास आता था, लेकिन इस साल पैसा नहीं है क्योंकि पंचायतें डिजाल में है। जब पंचायतें बहाल होगी, सरकार से पैसा आएगा तो ये हो सकता है। दूसरा नंबर पर नरेगा में जो आप काम करवाते हैं, छोटे मोटे दंगे शंगे, ये वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें 100 दिन का रोजगार मिलता है, 25,000 रुपए एक फैमिली के लिए, लेकिन हम लोग काम नहीं करते हैं। क्यों? क्या हमें 250 रुपए नहीं बारा खाता है, लेकिन आप लोगों को खाना पड़ेगा। आप चाहे 4 घंटे काम करो, 5 घंटे करो, लेकिन एक फैमिली को 25,000 आता नहीं तो कम से कम 50-50 लाख रुपए एक पंचायत में खर्च हो सकता है। सबसे ज्यादा पैसा होता है सीडीएफ में। एमएलए जैसे हमारे 4 करोड़ के खाते में आएगा, 4 करोड़ आएगा। आप अंदाजा लगाओ, जब भंडार से लेकर गुड्डू फला तक जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता है। कच्ची नहीं आएगी, चमचा नहीं आएगा। तो हमें इन पंचायतों से थोड़े इनसे हेल्प लेंगे, थोड़े पंचायतों से लेके चलना है। आपका जो पीएचई का जो यहाँ पर काम हुआ है पीएचई का, तो उसमें भी अगर कोई घर छूट गया आपका तो उसमें नोटिफाई करें, ताकि कल के लिए स्कीम क्लोज होगी नहीं तो आपको 20 साल तक ये पैसे नहीं मिलेंगे। याद रखना ये भी, अगर कहीं कम है तो आज ही आपको बात देते हैं कि आप जो आपके मेट है, ठेकेदार है, उसको कहिए कि आप जो है जहाँ जो पैसे कमी है वहाँ पैसे लगा दें, नहीं तो कल के लिए ये स्कीम सैंक्शन नहीं होगी। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आपकी जो एक पंचायत की हम चाहते हैं कि एक स्कूटी चंडियार की एक कमेटी फ्रेम करनी है हमने, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे कई काम ऐसे आते हैं कि कभी कभार रात को फोन आके ये काम रखना, कहाँ रखना, तो उस कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। तो सुरेंद्र जी हमारे बलवान जी हैं, उसमें साथ में शेर सिंह जी हैं, और भी हमारे जो इतने वर्कर जो हैं, आप एक मीटिंग कीजिए और यहाँ की कमेटी बनी, 15-20 बंदे की कमेटी बनाओ, लेकिन 10 तो जरूर बननी चाहिए, ताकि हमारे कोई भी कहीं भी आपको कॉल की जाती है कि हमने धरना देना है, कहीं जाना है, प्रोटेस्ट करना है, तो आप ताकि फोन पे एक ग्रुप बन जाए ताकि आप आ सकें। और आपके पूछने के बगैर कोई काम नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने दिन रात हमारी मेहनत की है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, उसके बाद काम होगा। ज्यादा नहीं बोलता हुआ जय हिंद। एमएलए साहब और एसएचओ बनी और उनके साथ आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत है हमारे गांव में। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यही डिमांड है, सभी ने बोल दिया कि रोड के बारे में, जैसे कि सभी वाले कोटी वालों ने बोला कि चरैना से चाहिए रोड, तो मैं एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक रोड तो जो है वो चनियार से चला गया, और दूसरा रोड जो है एक हलेली से बिल्कुल नीचे चला गया, और तीसरा अगर चरैना से आ जाएगा तो एक काम करते हैं, फिर हमें यहाँ से कहीं बाहर भेज दो, किसी और देश में भेज दो, हम वहां जाके बैठते हैं, तो या फिर हलेली से रोड बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे हमारे एमएलए साहब असेंबली में गूंजते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे एमएलए साहब काम भी उसी जोश के साथ करेंगे, और हमें बहुत ही उम्मीद है एमएलए साहब से। और दूसरी बात यह है कि जो बीपीएल मिलता है सर, हमारे पहले कोटी में भी स्टोर नहीं था, सबसे पहले हमारे बग में राशन मिलता है सबको, तो अब ये हुआ सर के कोटी में तो मिलता, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे मिलता है, पर हमें जो है रोड में मिलता ऊपर। और हमने बोला भी उनको, वो बोलते हैं कि हमें किराया नहीं मिलता पीछे से सर। और पहले तो उन्होंने बोला कि स्टोर नहीं है बग में, तो हमने सर अपना वो दे दिया, अपना रूम दे दिया, पहले भी हमने अपना ही दिया था, तो कमरा अपना ही दिया था सर हमने। तो अब वो बोलते हैं कि हमें किराया नहीं मिलता पीछे से, तो सर अगर किराया ही देना तो फिर हम किराया भी दे देंगे, तो इतने दूर से सर, जैसे लड़के वगैरह होते हैं घर में, हम तो ले आएंगे, ऊपर से रोड से भी ले जाएंगे, पर सर जो बूढ़े वगैरह है वो नहीं ला सकते हैं,
तो फिर सर से यही रिक्वेस्ट है कि हमें राशन नीचे में वहाँ मिले बग में। और तीसरी डिमांड ये है सर कि हम 6 महीने में नीचे रहते हैं बग में और 6 महीने ऊपर। तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर 5-7 पोल अगर आप वो कर दें, अरेंजमेंट कर दें, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। और बाकी ज्यादा नहीं कहते हुए यही शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। MLA साहब बनी, उनके साथ आए हुए SHO साहब, बाकी सुशील जी, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा इनसे मैं। तो MLA साहब का हमारी इस गरीबों की धरती पे आज हमारे गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी गरीबों की धरती पे आए। MLA साहब प्रॉब्लम में तो हमारे साथ ने बता ही दी, मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, आप 9-10 साल हमारे इलाके में भली भांति रह चुके हैं, हर घर को जानते हैं, हर आदमी को जानते हैं, हर इंसान को जानते हैं। MLA साहब एक पहली प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जब कुछ पेट में होगा, कुछ खाएंगे तो तभी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी हम काम करेंगे। हमारी 100 की बिल्डिंग है, एक मास्टर लाल चंद की देन है, उनकी दी हुई निशानी है। तो सर उसका ऊपर का पूरा हिस्सा चले जा चुका है। तो सर हम ये चाहते हैं कि 2-4 लाख इसको कोई फंड कहीं से दिया जाए, तो हमारी बिल्डिंग फिर से ये बहाल हो तो हम वहीं से राशन लें। इसके बाद सर हमारे स्कूल की कंडीशन ये है, 150 बच्चा हमारे स्कूल के अंदर है, 2 टीचर हैं। तो 2 टीचर तो सर क्या करेंगे उसके अंदर, तो आप सोच सकते हो। ठीक है, आप 1-2 टीचर कम से कम हमें और दो, तभी हमारे स्कूल का कुछ समाधान होगा, हमारे बच्चों को कुछ समाधान होगी। क्योंकि हमारे साथियों ने बता दिया, कुछ बच्चे हमारे बनी चले गए, कुछ बच्चे हमारे दोला जा रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे चुनार जा रहे हैं। सर इसके बाद आप शायद जा चुके हैं, ये ऊपर जो जगह है द्रबड़, आप एक बार यहाँ प्रोग्राम देख चुके हैं। सर यहाँ एक स्टेडियम की जरूरत है। MLA साहब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप 1-2 बार जा चुके हैं ऊपर, यहाँ एक स्टेडियम की जरूरत है। सर मेहरबानी करके, लेकिन मेरी बात तुमको कहीं जमत डाली हो, कहीं बाल्टी में डाल दी। ठीक है, एक स्टेडियम सर, एक स्टेडियम, एक टूरिस्ट हाट सर सिर्फ बोलना नहीं है, ये करना है सर। टूरिस्ट हाट और एक स्टेडियम सर। सर इसके बाद ये 1.5 किलोमीटर का टोटा रोड का, MLA साहब मैं आपसे कहूँगा 1.5 किलोमीटर का टोटा रोड का रिक्वेस्ट है आपसे, 1.5 किलोमीटर यहाँ से। सर इसके बाद आपको पता है हम लंगर लगाते हैं, हमारी कमेटी है कोटी की, निकालते हैं गड्ढू जोड़े माता के सामने वार, आपको पता है। सर वहाँ लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, कभी हम कैसे टाइम का पास करते हैं, 1-2 बार स्लाइटें नहीं हमारे पास, वो भी खराब हो चुकी हैं। ठीक है, कभी अब आपको पता है क्या, रात को यात्रु आते हैं, उनको खाना खाना पड़ता है, चाय बनाना पड़ती है। ठीक है, वहाँ लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। कई बार हमने आगे पीछे बातें भी की, ठीक है, लेकिन हमारी कोई भी आज तक सुनाई नहीं की। तो सर मैं ये चाहूँगा, चलो इस साल नहीं, इतनी जल्दी ना हो सके लाइट का प्रबंध, तो फिर भी 1-2 स्लाइटें में दीजिए, 1-2 स्लाइटें दे दीजिएगा, मेहरबानी है सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर, 1-2 स्लाइटें में सर। ठीक है सर, तो जो हमारे लोगों की डिमांड थी, जो हमारे लोग चाहते थे कि एक नौजवान कैंडिडेट हमारा चुन के जाए और हमारी गरीबों की आवाज असेंबली में जाए, और हमारे लोगों ने देख ही लिया। आज तक हमारे लोगों ने अपना MLA बोलते तो नहीं देखा था, मैं बोलूंगा, लेकिन असेंबली के अंदर शक्ल भी नहीं देखी थी MLA की कि कहाँ हमारा MLA बैठता है, या अपने घर में बैठता है, या असेंबली से जब वापस आ जाता है। लेकिन आज सब लोगों को पता है, सब लोगों ने देखा कि हमारे MLA साहब ने हमारे गांव की, जो हमारे इलाके हमारे बनी की आवाज उठाई या ना उठाई। तो सर ज्यादा टाइम ना लेता हूँ मैं, क्योंकि और हमारे साथी आगे बोलने वाले हैं। MLA बने डॉक्टर रामेश्वर सिंह, MLA बने डॉक्टर रामेश्वर सिंह। शुक्रिया सर। हमारी पंचायत कोटी और चढ़ियार है, यहाँ हमेशा जम्मू और कश्मीर जैसा मसला बना रहता है, जम्मू कश्मीर का मसला बना रहता है। हमारे यहाँ पे जो भी ग्रांट आती है उसका 90% जो है चढ़ियार पे लगता है, और 10% जो हमारे बचा खुचा वो हमारे कोटी में लगा दिया जाता है।
सर आने वाले इलेक्शन में मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर कोटी चंडियार को अलग अलग पंचायत का दर्जा दिया जाए तो हमारे यहाँ पे काफी डेवलपमेंट होगी। अलग अलग ग्रांट्स आएंगी हर पंचायत के लिए और यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आपने असेंबली में एक स्टेडियम का जिक्र किया था, स्टेडियम का जिक्र किया था सर। सरथल भी काफी अच्छी जगह है, डुग्गर भी काफी अच्छी जगह है, लेकिन हमारी कोटी भी काफी अच्छी जगह है। कोटी भी टूरिस्ट के लिहाज से काफी अच्छी जगह है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर जो स्टेडियम है अगर हमारी कोटी में बना दिया जाए तो हमारे जो लड़के हैं अच्छा खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, स्टेट लेवल पे खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लड़के जो जहाँ पे है वो इंटरनेशनल खेलें। तो मेरी एमएलए सर से गुजारिश रहेगी कि वो स्टेडियम जो है, हमारे पास जगह की भी कमी नहीं है, जगह भी हमारे पास बहुत है। ऊपर आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होती रहती है। और उसके बाद एक टूरिज्म के लिहाज से भी हमारा इलाका काफी अच्छा है। एमएलए सर से मेरी गुजारिश रहेगी कि एक टूरिज्म की बिल्डिंग, अगर टूरिज्म की बिल्डिंग हमारे यहाँ पर द्रवड़, यहाँ पे छिंज होती है हमारे, वहाँ पे बना दी जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से काफी अच्छा यह इलाका है। तो मेरी ये डिमांड्स थी, स्कूल की भी डिमांड्स थी, इन्होंने बोल दी, काफी जो डिमांडें बोली सर। अगर आप उनमें से कुछ डिमांडें भी हमारी पूरी करेंगे, दिल से आपका शुक्रिया करेंगे और आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे कि नहीं यार हमारे यहाँ पे एमएलए सर ने कुछ चीज दी थी और उनकी बनी हुई है। सर दो चीजों पर हमेशा फोकस रखा है कि हमारा स्टेडियम, हमारा स्कूल और हमारी पंचायत। अगर हमारी पंचायत दो हो गई, ग्रांट्स लग आएंगी तो हमें काफी फायदा होगा, हमारी कोटी की काफी डेवलपमेंट होगी। शुक्रिया। पहले तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया, मुझे कामयाब बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं असेंबली में आपकी बात रख सकूं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बड़े भाई साहब यूम जी ने यहाँ पे बोला कि डगर मेरा पहला घर है, कोटी चंडियार मेरा दूसरा। इन्होंने गलत बोला, कोटी चंडियार मेरा पहला घर है, डगर मेरा दूसरा। जितने साल मैंने चंडियार में बिताए हैं इतने शायद मैंने डगर में भी नहीं बिताए हैं। जितने साल मैंने चंडियार का दाना पानी खाया है शायद इतना मैंने डगर का भी नहीं खाया होगा। इस नाते चंडियार मेरा पहला घर है, कोटी चंडियार मेरा पहला घर है और दूसरा घर मेरा डगर है। अभी सरकार बने हुए जुम्मा 5-6 महीने हुए हैं। आपका एक रोड जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसकी आपकी बड़ी डिमांड थी, वो अप्रूव्ड हो चुका है। मैंने आपके बड़े साथियों को उसकी मैंने लिस्ट भी दिखा दी है, वो उसको हमने प्लान में रख दिया है, अप्रूव हो चुका है। तहसीलदार साहब को मैंने बोला था, इधर किसी ने भी अपने सब सेंटर की बात नहीं की, मेडिकल सब सेंटर की, लेकिन इलाके में दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक स्कूल और एक हॉस्पिटल। सब सेंटर के लिए मैंने डीएमओ साहब को, तहसीलदार साहब को बोला था कि यहाँ पे सब सेंटर के लिए 2 कनाल जगह चाहिए, वो स्टेट लैंड देखो, ताकि वो स्टेट लैंड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी वहां से उसको प्रोजेक्ट में लगा के, इसको पैसे लगा के यहाँ पे एक बिल्डिंग लगाए। और वो तहसीलदार साहब ने आज डीएमओ साहब ने ऑर्डर कर दिया है, तहसीलदार साहब ने उसका पूरा ऑर्डर निकाल दिया है। 2 कनाल जगह की यहीं पे डिमार्केशन होगी, वो जगह जो है आज ही ऑर्डर निकल चुका है और बड़ी जल्दी हम इसका भी आपके सब सेंटर का यहाँ पे कोशिश है कि अगले साल तक हम यहाँ पे काम शुरू करवाएंगे। बाकी आप लोगों ने जितने भी रोड्स की बात की, यहाँ पे स्कूल्स की बात की, यहाँ पे स्टेडियम की बात की और पानी की बात की, यहाँ पे ऊपर पानी लगाने के लिए। जब मैं डॉक्टर था और मैं यहाँ पे आया था, यहाँ प्रोग्राम में टूर्नामेंट में, उस समय तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मैंने कहा था जब आप पानी लगाने लगोगे तो सभी बोल रहे थे कि हम 4 पाइपें देंगे, कोई बोल रहा था 5 पाइपें। उस वक्त मैंने 10,000 रुपया माना था, मुझे याद है आज भी, और मैं अभी भी बोलता हूँ जब भी वो काम शुरू होगा मैं इससे 10,000 रुपये जरूर ले जाना। बाकी हम डिपार्टमेंट से बात करके हम बोलेंगे वहां पे पानी लगवाने के लिए, लेकिन वो जो मैंने 10,000 रुपये माना है वो जब भी आप बोलोगे मेरे से आके ले सकते हो आप लोग, ठीक है।
बिल्कुल नहीं नहीं, वो जो जुबान से बात निकली है वो फिर आप चाहे कहीं और लगा देना, वो हम पूरा करेंगे। हम वो लोग हैं जो जुबान दे दी सो दे दी, फिर हम जुबान से मुकरने वाले लोग नहीं। मेरे छोटे भाई ने पहाड़ी स्टेटस की बात की। इससे पहले जब ये पहाड़ी स्टेटस का, पहाड़ी एसटी स्टेटस की कमेटियां बनी, रजौरी पुंछ ने अपनी डिमांड रखी, पाडर वालों ने अपनी डिमांड रखी, बाकी कुछ कम्युनिटीज ने, गद्दा ब्राह्मण, सिप्पी, कोलीन, सब ने अपनी डिमांड रखी। तब हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे इलाके की बात नहीं की गई। हमारे इलाके को उस वक्त साइड कर दिया गया। अगर उस समय ये डिमांड रख दी गई होती तो शायद आज हमें चिल्लाना नहीं पड़ता, आज हमें उसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन शायद आपने देखा भी होगा, असेंबली में हमने ये बात उठाई थी पहाड़ी एसटी स्टेटस। श्रीनगर में जब मैं पहली बार उठा था तब भी मैंने पहाड़ी एसटी स्टेटस, सबसे पहले मैंने पहाड़ी एसटी स्टेटस पे बात की थी। इस बार भी जब असेंबली में बात हुई तो मैंने साफ करारे शब्दों में उनको बोल दिया था, अगर रजौरी पुंछ को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिला है तो बनी भी पहाड़ी इलाका है, हम भी पहाड़ी जुबान बोलने वाले हैं और पहाड़ी स्टेटस हमें भी मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैंने असेंबली में ये चीज भी बोली थी, अगर पहाड़ी स्टेटस हमें नहीं मिलता उसके लिए मुझे सेक्रेटरीट के बाहर घेराव करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, मैं उस धरने को देने के लिए भी तैयार हूं। ये एक लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। जो हमारे साथ भेदभाव किया गया, जो हम लोगों के साथ इन्होंने हमारी बात नहीं रखी, वहां पे जो हमें साइड कर दिया गया, आज इसकी वजह से हम हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। अब एक लड़ाई है जो हमने लड़नी है और मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं, मेरे इलेक्शन के टाइम के जितने वादे थे वो सिर्फ जुमले नहीं थे, उन वादों पे मैं आज भी खड़ा हूं और उन वादों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा सबसे आगे चलूंगा और मैं आपका समर्थन जरूर चाहूंगा कि आपने जैसे पहले साथ दिया है ऐसे ही साथ दीजिए, चाहे असेंबली का घेराव करना पड़े, असेंबली के बीच में बोलना पड़े, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा। मैं गिरने वाले, झुकने वाले लोगों में से नहीं हूं। हमने इसका एक रेजोल्यूशन ट्राइबल कमेटी को भी दिया हुआ है, असेंबली में भी बात रखी हुई है, सीएम साहब को भी रेजोल्यूशन दिया हुआ है इसका। हमने आने वाली लड़ाई है, हम लड़ेंगे जब तक हम सियासत में हैं। इसको लेने के लिए, पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए हमारी लड़ाई है जो वो हम ईमानदारी से लड़ेंगे। बाकी आपके जितने भी गांव के मसले हैं, चाहे बिजली के हैं, पानी के हैं, सड़क के हैं, ये सारी चीजें मेरी जहन में है। अब इस चीज का यकीन रखिएगा, जितने आपके मसले हैं मेरे इस 5 साल के टेन्योर के अंदर अंदर ही पूरे होंगे और मैं 5 साल के अंदर पूरे करके ही जाऊंगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। जितने भी वादे मैंने आप लोगों के साथ किए हैं ये मैं अपने टेन्योर में 5 साल के अंदर अंदर जरूर पूरे करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून से बाहर हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन से बाहर हैं, जो चीजें नहीं हो सकती वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि भाई नहीं हो सकती, इसका सिस्टम नहीं बनता। मैं वो झूठे लारे आपको नहीं दूंगा कि हाँ सबके लिए हाँ का सबको लड़का देना है और बाद में ना लड़का दे ना लड़की। आप यकीन रखिएगा, आपने जिसको चुना है वो आपका एक नौकर है, आपने कोई राजा नहीं चुना है, आपने वो आदमी नहीं चुना है जो घर में बैठ के जाके सोएगा आराम से, जो घर में बैठ के दरवाजे बंद कर देगा और बोलेगा कि अंदर कोई नहीं है। जहां वो आपने ऐसा इंसान नहीं चुना है जो रात को खा पी के आपको गालियां निकालेगा। आपने एक ऐसा आदमी नहीं चुना है जो जात पात करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा। आपने एक वो इंसान चुना है जो आपका नौकर बन के आपकी दिन रात काम करेगा। और मैं आपका चुना हुआ एक नौकर हूं, आप मुझे राजा मत समझिएगा। इलेक्शनें हो चुकी हैं, जैसे संजय जी ने कहा इलेक्शनें हो चुकी हैं, इलेक्शनों में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो बात खत्म हो चुकी है। अब हम सबके लिए, सबको मिलके अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए मिलके काम करना है। ये मेरा वादा रहा। काम करने से पहले कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है। काम करने से पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी जाति क्या है और इसका धर्म क्या है। ये मेरी ईमानदारी से ये मेरा आपका वादा रहा। लेकिन यही वादा मैं आप सभी लोगों से भी चाहूंगा कि आप भी पार्टी पॉलिटिक्स और जात पात बीच में ना लाएं। आप भी ईमानदारी से, अगर आप सच में अपने इलाके के लिए वफादार हैं, अपने बच्चों के लिए वफादार हैं, तो ईमानदारी से हाथ मिला के काम करते हैं। फिर अगली बार जब इलेक्शन आएगी आपका जो मन करेगा वो करिएगा, सियासत में उतरिएगा, खिलाफत करिएगा, पार्टीबाजी करिएगा, जो मर्जी करना होगा करिएगा। लेकिन 5 साल पहले हम तरक्की की तरफ ध्यान देंगे।
5 साल पहले हम अपने इलाके की तरफ देख लेते हैं, जब इलेक्शन आएगी फिर जिसको जिस जहां जाना होगा वो जा सकता है। मैं किसी को बांध के नहीं रखूंगा और ना कभी ये एहसान दिलाऊंगा कि मैंने तुझे ये काम दिलाया था तो अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके लिए हर दिन हर वक्त मेरे जहन में चीजें चलती रहती हैं कि आप लोगों को की आपकी जिंदगी जो है। अभी भी मैं यहाँ से आ रहा था, मेरे साथ SHO साहब थे। SHO साहब बोल रहे थे देखो गांव के लोग कितने मासूम होते हैं, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, किस तरीके से अपना काम काज छोड़ के सारे के सारे ये गांव में दिखता है, ये शहरों में नहीं दिखता है। लेकिन इनको मैंने एक चीज बोली कि शरीफ तो है लेकिन की शराफत का 70 साल तक फायदा उठाया गया, सिर्फ फायदा उठाया गया। इनसे सिर्फ नारे लगवाए गए अपने, इनसे सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इनको यूज किया गया, लेकिन इनको कभी फायदा नहीं दिया गया, इनको वो हक नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जो आपका हक है वो आपको जरूर मिलेगा, जो जिसका हक है उसको जरूर मिलेगा। तो पहाड़ी इलाके, और इस बात की कभी शर्म मत कीजिएगा कि हम पहाड़िए हैं। मैं असेंबली में गर्व से बोलता हूं कि मैं पहाड़िया हूं और मुझे पहाड़ी ST स्टेटस चाहिए। आप भी इस चीज का गर्व कीजिएगा कि हम पहाड़िए हैं। मैं असेंबली में शरेआम ये बोलता हूं कि शहर की जिंदगी जो है, शहर के लोग जो है, ये पहाड़ी इलाकों के पे डिपेंड है। अगर ये पहाड़ नहीं होंगे, ये हमारे जंगल नहीं होंगे, तो साफ हवा शहर वालों को कहां से मिलेगी? अगर ये हमारे पहाड़ नहीं होंगे तो ये पानी उनको कहां से मिलेगा? अगर ये पहाड़ नहीं होंगे, जितनी बिजली शहरों में जा रही है ये पहाड़ों पे बने हुए डैम की वजह से जा रही है। जो साफ हवा जा रही है, राजमा पहाड़ों के जा रहे हैं, आलू पहाड़ों के जा रहे हैं, घी पहाड़ों का जा रहा है, लेकिन फायदा देने की बारी आती है तब बोलते हैं पहाड़ी है, इसको पीछे करो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असेंबली में अगर श्रीनगर का MLA बोलेगा, जम्मू का MLA बोलेगा तो बनी का भी बोलेगा। अब आप देख लीजिएगा कि असेंबली के बीच में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारे MLA बोला नहीं, हमारा MLA कभी दिखा नहीं। बड़ी बदकिस्मती रही कि इतने सालों तक हमारे असेंबली के बीच में जो हमारी बात रखनी चाहिए थी कभी किसी ने रखी नहीं, कभी किसी ने इस तरीके से हमारे इलाके को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमने शुरुआत की है और ईमानदारी से शुरुआत की है। आपके सामने है सारी चीजें, आपके सामने आप सारा देखते हो कि इस तरीके से हम बात रखते हैं। और ये बात असेंबली में बात करने का मतलब ये नहीं होता कि जो मैं आज भाषण दे रहा हूँ या शिंज में भाषण दे रहा हूँ, जात्रों में भाषण दे रहा हूँ तो वो बात खत्म होगी। जब आप असेंबली में बोलते हो तो आपकी हर एक बात नोट होती है। मैं जिस डिपार्टमेंट के लिए बोलूंगा, सड़क के लिए बोलूंगा, बिजली के लिए बोलूंगा, पानी के लिए बोलूंगा, पहाड़ी ST स्टेटस के लिए बोलूंगा, तो उसका जितना डिपार्टमेंट होगा वो उस चीज को नोट करता है, वो उस चीज को लिखता है, फिर वो उस चीज के ऊपर काम करना उसकी मजबूरी भी है और करना भी पड़ता है। अगर असेंबली में मैंने जो सवाल उठा दिया, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है या डिपार्टमेंट बात नहीं करता है, तो आने वाली अगली असेंबली में मैं जब बात उठाऊंगा, अगर मैंने बोल दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। इसलिए असेंबली में बात सभी लोग उठाते हैं। इसलिए हर एक MLA की कोशिश होती है कि हम अपने इलाके की ज्यादा से ज्यादा बात रखें। और मैंने ईमानदारी से भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक इलाके की बात रखने की कोशिश की है। मैंने तो यहाँ के दियारों की भी बात कर दी, मैंने तो नालों की भी बात कर दी, मैंने तो छोड़ा कुछ। जो चीज थी जितना हो सकता था हम जबरदस्ती लड़के भी टाइम ले लेते थे, प्यार से भी ले लेते थे, हाथ जोड़ के भी, जिद करके भी ले लेते थे, हम ले लेते थे। क्योंकि 70 साल से हमारे 70 से ज्यादा सालों से हमारा इलाका पिछड़ा रहा है, तो इसको आगे लाने के लिए उतनी ही ज्यादा तेज दौड़ से दौड़ना पड़ेगा हमें, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए मैं शाना बशाना दौड़ लगाने के लिए, लड़ने के लिए, डिमांड करने के लिए तैयार हूँ। और यकीन मानिएगा, जिस सरकार को हमने समर्थन दिया है उस सरकार ने भी हमें उतना ही समर्थन दिया। वो सरकार भी उसी तरीके से हमें पूरी सपोर्ट कर रही है हमारे काम करने के लिए। चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब है, चाहे मंत्री साहब है, वो सारे हमारे कामों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और आने वाले आपको कुछ समय के अंदर अंदर अभी हमने प्लान्स दिए हैं, प्रोजेक्ट दिए हैं, अभी उनके ऊपर सर्वे हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट सारे आपको जमीन पे दिखने शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले घर बनाने के लिए पहले नींव पक्की करनी पड़ती है, हम पहले उस नींव को पक्की कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर हम उठाएंगे, पूरी दीवारें भी उठाएंगे। तो हमारा काम शुरू हो चुका है। मैं इलेक्शन जीतने के बाद से लेके आज तक मैंने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। नहीं तो पहले क्या होता था, साल साल 2-2 साल तो पहले हमारे MLA जो होते थे वो मौज मस्ती में ही रहते थे। 2-3 साल के बाद कहीं उठते थे नींद से, फिर कहीं सोचते थे क्या करें, फिर क्या इतनी देर में जब तक उनको होश आती थी तब तक का नूर भी खत्म हो जाता। लेकिन हमने शुरुआत कर दी है,
बनी को हमने एक नया बनी बनाना है और उसके लिए आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए। स्टेडियम की बात की, हॉस्पिटल की बात की, सब हमारे जहन में है, लेकिन आप सिर्फ अपने इलाके की बात कर रहे हो। मुझे भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक की बात सुनी, और जिस भी पंचायत में जाऊंगा हर एक स्टेडियम मांगेगा। तो इतने स्टेडियम अगर आपको मैं देने लगा तो सोचो कितने स्टेडियम होंगे। समझ रहे हो इस चीज को? अगर सबको स्टेडियम देने लगा तो मुझे लगता है 50 साल तो सिर्फ स्टेडियम देने में ही चले जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कहीं पे मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ चीजें ऐसे होंगी जो आप मांग रहे हो शायद उससे ज्यादा मैं आपको दे जाऊं, जो मुझे लगे जो इसने मांगा है कम मांगा है इसको मैं ज्यादा दे सकता हूं। आप बस यकीन रखिएगा मेरे, आप ईमानदारी से यकीन रखिएगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। जो आज तक हुआ वो कभी नहीं होगा। कोई आपको गुमराह नहीं करेगा, कोई आपको झूठ नहीं बोलेगा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी आपको मेरे घर में आने से कोई नहीं रोकेगा। और एक और चीज, कभी ये मत समझिएगा कि मेरा कोई बड़ा खास आदमी है, इसी के थ्रू जाऊंगा तो काम होगा, इसको पकड़ो, जहां ये इसके थ्रू हम सिफारिश डलवाएं, कोई सिफारिश डलवाने की जरूरत नहीं, आप सीधा आ जाओ मेरे पास। मेरे लिए आप सारे खास हो, मैंने कोई अपना एजेंट नहीं रखा है, कोई अपना खास नहीं रखा है कि उसके थ्रू ही काम होंगे। आप अपने काम खुद अब मेरा हाथ पकड़ के करवा सकते हो, आपके लिए आपको किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये यूटी बनी है, यूटी का निजाम कुछ अलग है, यूटी में और स्टेट में बड़ा फर्क है। पहले स्टेट में जितने फंड्स आते थे, जितनी पावरें थी, शायद उतनी यूटी में नहीं है। अब बड़ा सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में है, बड़ी सारी पावरें सेंटर के हाथ में है। हमारा जैसे ये डिफेंस का है, ये सेंटर के कंट्रोल में है, तो उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है। सरकार काम कर रही है। अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, ये जो एसआरटीसी बस लगी हुई है हमारे यहाँ पे, बनी में भी लगी है ना, हमने बनी में एक एसआरटीसी बस शुरू करवाई है। इस बस में बनी से लेके जम्मू तक कोई भी लड़की, हमारी माँ बहन बैठेगी, उसका कोई किराया नहीं लगेगा, फ्री में जाएगी। बिल्कुल, जिसने भी जम्मू की सैर करनी होगी, सारी औरतें चले जाओ, सब फ्री में जाना और फ्री में आ जाना, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। जिसका मन करेगा जम्मू घूमने का, सुबह बस पकड़ना, बनी से चक्कर लगाना, दूसरे दिन उसी बस में बैठ के फिर वापस आ जाना, कोई किराया नहीं लगेगा। लेकिन आपके साथ जो मर्द जाएगा, लड़का जाएगा, उसका जरूर लगेगा। जाओ उसको भी सलवार कमीज पहना के उसको भी ले जाओ, चल तू भी चल सैर करके आ। तो ये सरकार ने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दूसरी, जो अंत्योदय वाले हैं उनको राशन डबल मिलेगा, ये भी स्कीम लागू हो चुकी है। और जो अंत्योदय वाले हैं उनको 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तो यहाँ यूज भी नहीं होती, लेकिन उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और उनको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी कैसे? जब वो मीटर लगाएंगे। मीटर लगाएंगे तभी पता चलेगा ना कितने यूनिट इसने यूज की है। इसलिए खासकर अंत्योदय वाले, मैं तो सबको बोलूंगा कि सभी लोग अपने घरों में मीटर लगा लो। उसके बाद मीटर से बड़ा कम बिल आता है। नहीं तो इन्होंने एक फ्लैट रेट रखा हुआ है, इतना सबसे लेना है कि घर में एक बल्ब जगाओ चाहे 10 जगाओ, इतना बिल सबका ले रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने घरों में मीटर लगाओ, फिर मीटर के हिसाब से आप उनको बिल दो कि कितना बिल आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। बड़ा सारा सिस्टम है, सुधारने की जरूरत है। पिछले 10 सालों में हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हुआ, इस यूटी बनने के बाद हमारा बहुत बेड़ा गर्क हुआ। आज आप ही लोग बोल रहे हो कि हम बेरोजगारी है, काम नहीं है हमारे पास। ये सारी चीजें पिछले 10 साल में बढ़ी हैं। नशा कितना बढ़ गया है हमारे इलाके में, जो चीजें हम कभी सुनते नहीं थे, वो चिट्टा भी कोई चीज होती है, आज वो भी चल रहा है यहाँ पे। कितने 10 सालों में ये यूटी बनने के बाद हमारे लोगों की जितनी तबाही हुई है, इतनी कभी नहीं है। 10 साल में इतनी यूटी बनने में जितनी बेरोजगारी बढ़ी, कभी नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, आजकल आप देख रहे हो कि आतंकवाद कितना फैल चुका है। ये हमारे यहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है, 4 जवान हमारे शहीद हो गए, आज भी इनकाउंटर चल रहा है। हमारे पहाड़ी इलाकों में ये चीजें बढ़ रही हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना ख्याल रखें। इस वक्त आपको अपना, एसएचओ साहब भी आपको डायरेक्शन देंगे क्या करना है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है। मिलिटेंसी बहुत बढ़ रही है और हमारे इलाके पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आर्मी और पुलिस अपने से पूरी ईमानदारी से काम कर रही है कि इनको चुन चुन के मारा जाए मिलिटेंट्स को, लेकिन ये तभी होगा जब आप सभी लोग इनकी हेल्प करेंगे। तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये यकीन मानो। आर्मी और पुलिस का हमें मजबूत करना पड़ेगा, आर्मी और पुलिस की हमें हेल्प करनी पड़ेगी।
ये तभी लोग लड़ पाएंगे उनके साथ। हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो इनके पास पहुंचाओ, इनको सुनाओ, और आपका नाम आपका पता जो है वो किसी को बताया नहीं जाएगा। आपके नाम आपके बारे में जो भी है वो सीक्रेट रखा जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं कुछ ऐसा पता चलता है तो प्लीज हाथ जोड़ के पुलिस के लिए या सीआरपी या आर्मी वालों को इंफॉर्मेशन जरूर दो। देखो ये लोग हमारे सगे नहीं हैं, ये यकीन मानिएगा। ये कभी भी कहीं भी कोई भी हमला कर सकता है, इनके इरादे नापाक हैं ये लोग। इसीलिए हमें जरूरी है अपनी आर्मी पुलिस सीआरपी इनको मजबूत करना। इनको अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई बोलता है एसएचओ साहब से पर्सनली मिलो या इनको फोन करके बता दो, आपके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसी ने इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये माहौल खराब हो रहा है। ये हमारे देश को खत्म करने की एक साजिश है। ये हमारे इलाके में हमारे एरिया के भाईचारे को खत्म करने का एक इरादा है। ये हमारे इलाकों में दहशत फैलाने का एक इरादा है, जो कि जिस इरादे में ये कामयाब हो गए नहीं और ना आज तक हुए, ना ये कभी होंगे, ना पहले कभी कामयाब हुए, ना आगे होंगे। लेकिन हमें तभी कामयाबी मिलेगी जब हम पुलिस डिपार्टमेंट का आर्मी का मनोबल बढ़ाएंगे, इनको मजबूत करेंगे और इनको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इनको बताइए, ताकि ये हम सबकी, ये हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, हमारे इलाके की सुरक्षा के लिए। जो जवान शहीद हुए किसके लिए हुए? अपने घर के लिए थोड़ी ना हुए, ये हम लोगों के लिए हुए। 4 जवान शहीद हो गए, मैं गया था उनके संस्कार में, छोटा सा बच्चा था, छोटे छोटे बच्चे रह गए। और आपको बताता हूँ कानाचक में जो शहीद हुए जवान हमारे चिब साहब, उनकी चौथी पीढ़ी थी जो शहीद हुई है। चौथी पीढ़ी के आदमी उनका शहीद हुआ है, मतलब 4 पीढ़ी पहले भी, 3 पीढ़ी पहले भी शहीद होते रहे हैं। सोचो लोग, उन लोग देशभक्त लोग तो वो हैं जो एक पीढ़ी शहीद होने के बाद भी दूसरी पीढ़ी में फिर से वो उसी आर्मी पुलिस में जा रहे हैं, दूसरी में शहीद होने के बाद फिर से वो पुलिस और आर्मी में जा रहे हैं, और उसके बाद चौथी में फिर से जा रहे हैं शहीद होने के लिए। आज हम सोचते हैं हमें कुछ हो जाए तो हम सोचते हैं नहीं जी हमारे हम अपने बच्चे को वहां नहीं भेजेंगे, वहां नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम नहीं चाहते वो। और आज भी फिर से वो कहते हैं हम आगे भी अपनी हम पीढ़ियां जो हम पुलिस और आर्मी में भेजते रहेंगे, हम हमेशा अपने देश की हिफाजत करेंगे। वो होते हैं देशभक्त लोग, उनको बोलते हैं देश। उनके मुकाबले हम क्या लोग हैं? हम उनकी पैर की मिट्टी की धूल के बराबर भी नहीं है। हम उनके पांव की धूल भी बन जाएंगे ना तो समझ लो हमने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया। ऐसे ऐसे लोग जो देश के लिए कुर्बान होते आ रहे हैं, लगातार 4-4 पीढ़ियां कुर्बानी दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं? हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा इलाका जो है सुरक्षित रह सके। तो क्या आप चाहते हो कि उनका बलिदान बेकार चला जाए? आप चाहते हो कि उनके बलिदान की कोई कीमत ना पड़े? अगर वो इतना बड़ा फर्ज निभा के चले गए तो एक छोटा सा फर्ज तो हम भी बता सकते हैं, निभा सकते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो हम टाइम पे पुलिस वालों को और आर्मी वालों को दें। इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। अगर देशभक्ति का जुनून है तो देशभक्ति दिखाओ। देशभक्ति सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, काम में भी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ पता चला है तो देशभक्ति वही है, अपना फर्ज अगर आप निभागे और वो टाइम पे अगर बता गए तो समझो आप देशभक्ति निभागे। यही करने की जरूरत है आज के टाइम में, और मिलके रहिए। ये लोग जितना मर्जी हमारे समाज में फूट डलवाने की कोशिश करें, डर फैलाने की कोशिश करें, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना पड़ेगा आज के वक्त में। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को और अपने इलाके को सुरक्षित करना है। बाकी आप सभी लोगों के बीच में आया, आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छे से स्वागत किया। मैं कर्जदार हूँ आप सभी लोगों का, और जितनी बातें आप लोगों ने सभी ने यहाँ पे की, रोड, बिजली, पानी, सड़क की, मेरा वादा रहा आपसे कि 5 साल के अंदर अंदर ये पूरी करके जाऊंगा। बाकी जैसे आगे आप साथ देते आए, मैं आप सभी बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, माताओं, बहनों से, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपना साथ, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम दिन रात आप लोगों के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।